Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is control and coordination. This is topic number 9 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th biology. इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुकी हूँ, वीडियो पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक। यदि आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वाले वो वीडियोस देख सकते हो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिससे कॉमनली आप सब लोग जानते हैं मेंटल डिसऑर्डर के नाम से। ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर को ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। वो बहुत वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस दिखाता है, मतलब वो बहुत सारे तरीके में आपको मेंटल डिसऑर्डर दिख सकता है, जैसे कि वो अफेक्ट करता है मूड को, थिंकिंग को, उस इंसान के बिहेवियर को, वो अफेक्ट कर सकता है उसके मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ को, मतलब उसके हर दिन की जो दिनचर्या होती है और उसके जो बर्ताव है वो सबको ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो अफेक्ट करेगा। उस पर्सन में डिस्ट्रेस पैदा करेगा। डिस्ट्रेस मतलब उसे प्रेशर में रखेगा, उसे टेंशन में रखेगा। जो सब मेजर कैटेगरीज है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के वो है इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, जिससे हम मेंटल रिटार्डेशन भी कहते हैं, मतलब वो पर्सन की सोचने समझने की काबिलियत कम होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, मतलब वो एक पर्सन दो अलग पर्सन की तरह बिहेव करता है। डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर, फिर ADHD दैट इज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और जो आखिरी है वो है स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और ये सारे डिसऑर्डर्स एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज रिलेटेड है नर्वस सिस्टम का वो है पार्किंसंस डिजीज। अब पार्किंसंस डिजीज क्या है? वो एक्चुअली ये पार्किंसंस डिजीज एक्चुअली डोपामाइन की वजह से होता है। तो जो डिग्रेशन है डोपामाइन का प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन CSS कॉजेस पार्किंसन डिजीज। तो CSS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्चुअली एक डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन होता है। ये न्यूरॉन डोपामाइन प्रोड्यूस करता है। यदि ये न्यूरॉन जो डोपामाइन प्रोड्यूस कर रहा है वो डिग्रेडेशन हो जाए उसका, या वो नष्ट होने लगे, तो डोपामाइन नहीं प्रोड्यूस करेगा और पार्किंसंस डिजीज हो जाएगा। पार्किंसन डिजीज एक पर्टिकुलर पर्सन को है ये तुरंत नहीं पता चलता है, वो पता चलता है सालों बीतने के बाद। जैसे कि कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिससे उस पर्सन में पार्किंसन डिजीज है वो दिखने लगेगा, जैसे कि ट्रेमर्स, स्टिफनेस आ जाएगा, उस पर्सन को वॉकिंग, बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में बहुत दिक्कत आएगी, और उससे पता चलता है कि उस पर्सन को पार्किंसन डिजीज है। नेक्स्ट डिजीज है वो है अल्जाइमर डिजीज। तो अल्जाइमर डिजीज के बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे कि ये भूल जाने वाली बीमारी है। उसको कॉमनली डिमेंटिया कहते हैं। ये डिजीज एक्चुअली इंक्रीज होता है विथ एज, मतलब जिस पर्सन को डिजीज है उसका एज जैसे इंक्रीज होगा ये डिजीज की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ये जो है वो कौन से एबिलिटी कम कर देता है अल्जाइमर डिजीज? उस पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी याद रखने की क्षमता कम हो जाएगी, उसका सोचने विचार करने का तरीका कम हो जाएगा, उसकी बिहेवियरल एबिलिटीज भी कुछ हद तक कम हो जाएगी, जिससे उस पर्सन के डेली लाइफ और एक्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए ये डिजीज बहुत ही डेंजरस है। सबसे बुरी बात इस डिजीज का यह है कि इस डिजीज को कोई क्योर नहीं है। ठीक है, ये डिजीज होता है क्योंकि क्लोलीजेनेरिक और दूसरे न्यूरॉन जो CNS में प्रेजेंट है उसमें जो एक्यूमुलेशन हो जाता है अमाइलॉइड प्रोटीन्स का, और उसकी वजह से ये जो न्यूरॉन्स है और ये जो
कोलिजेनेरिक है, वो सब प्रोड्यूस नहीं हो पाते जो अल्जाइमर डिजीज कॉज करते हैं। अल्जाइमर डिजीज का जैसे कि मैंने बताया कोई इलाज नहीं है, बट कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि इस डिजीज का जो बढ़ना है वो स्लो डाउन कर देते हैं। डिजीज पूरी तरह ठीक नहीं की जा सकती, बट उसका बढ़ना धीरे धीरे स्लो डाउन किया जा सकता है कुछ ट्रीटमेंट की वजह से, जिससे जो अल्जाइमर का पेशेंट है वो कुछ अच्छा लाइफ जी सके। नेक्स्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अब तक तो हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन देखा, अब हम देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जो सेल्स है बॉडी के, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब ऑर्गेन्स और सेल्स एक दूसरे से कैसे बातचीत करेंगे, थ्रू केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल्स हर बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केमिकल सिग्नल थ्रू ही ऑर्गेनिज्म में उसके सेल्स उसके ऑर्गन से बातचीत करते हैं, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये बेसिकली केमिकल सिग्नल जो है 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है। पहला है ऑटोक्रिन्स, जिसे कहते हैं सेल रिलीज सिक्रीशन टू स्टिमुलेट इटसेल्फ। मतलब एक सेल खुद को ही स्टिमुलेट करने के लिए कुछ ऐसा सिक्रीट करे, मतलब कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट करे जिससे वो खुद ही हो जाए, तो उसको ऑटोक्रिन्स कहेंगे। ऑटो मींस खुद को ही। सेकेंड है पैराक्रिन्स। पैरा मतलब पैरासाइटिक की तरह, ठीक है। तो वो एक सेल ऐसा कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे नेबरिंग सेल स्टिमुलेट हो जाएगा। मतलब एक सेल वो ऐसा केमिकल रिलीज करेगा जिससे नेबरिंग सेल स्टिमुलेट होगा, तो पैराक्रिन्स। थर्ड है एंडोक्रिन्स। एंडो मतलब दूर का। तो एक सेल ऐसा कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे एक दूर का सेल स्टिमुलेट हो जाएगा। तो ये सेल है वो ऐसा कोई केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे बहुत दूर वाला एक सेल स्टिमुलेट हो रहा है। और नेक्स्ट है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स एक ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा केमिकल है जो कोई ऑर्गन सिक्रीट करता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलेशन आता है। मतलब खुद के बॉडी में नहीं आएगा, उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलेशन आएगा। तो ये हुए 4 टाइप। ऑटोक्रिन्स मतलब सेल खुद को स्टिमुलेट करने के लिए केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं। पैराक्रिन एक सेल नेबरिंग सेल को स्टिमुलेट करने के लिए केमिकल रिलीज कर रहा है। एंडोक्रिन एक सेल दूर के एक सेल को स्टिमुलेट करने के लिए केमिकल सिक्रेट कर रहा है। और फेरोमोन्स एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलेट करने के लिए केमिकल सिक्रेट कर रहा है। हायर एनिमल्स में उनके बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उनके नर्वस सिस्टम के साथ साथ उनमें केमिकल कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होता है। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन लाता है? वो लाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। एज डक्टलेस ग्लैंड्स ये केमिकल कोऑर्डिनेशन हायर ऑर्गेनिजम्स में ले आते हैं। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले सिस्टम जो हायर एनिमल्स में मिलते हैं उसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब ऐसे सेल्स जो ऐसे केमिकल स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से दूर का एक सेल स्टिमुलेट हो जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली कंट्रोल करता है बॉडी एक्टिविटी को बाय मींस ऑफ केमिकल मैसेंजर्स कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, तो कोई एंडोक्राइन सिस्टम जो आपके बॉडी में प्रेजेंट है वो आपके बॉडी के एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल कर रहा है? केमिकल मैसेंजर्स छोड़ के। और वो केमिकल मैसेंजर्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ये वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है, हार्मोन के डेफिनेशन में। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम टू कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज। वापस बोलती हूँ, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम टू कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज। हार्मोन्स जो है वो ब्लड में डायरेक्टली रिलीज किए जाते हैं। हार्मोन्स ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में ट्रैवल करते हैं, बट ट्रैवल करते वक्त वो अपना मैसेज हर जगह नहीं छोड़ते, वो अपना मैसेज सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गन को देते हैं। तो हार्मोन की ये खासियत है कि वो ब्लड में डायरेक्टली आते हैं, ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में घूमते हैं, बट वो अपना जो केमिकल मैसेज है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गन को देते हैं, जिससे वो टारगेट ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाता है अपना एक स्पेसिफिक प्रोसेस करने के लिए। और वो प्रोसेस इंक्लूड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स की तरफ। तो जैसे मैंने बताया, हार्मोन क्या है, वो एक केमिकल मैसेंजर है और वो हमारे बॉडी में वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में लगता है। यदि हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो जाए, तो हमें डिजीजेस हो जाती हैं। तो हार्मोन एक्चुअली वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में लगता है। हार्मोन्स एक्चुअली रेगुलेटर्स हैं, वो इनहिबिटर हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं सम प्रोसेसेस को। तो और हार्मोन्स क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर है जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के पास जाके उसका फंक्शनिंग रेगुलेट करता है, उसके फंक्शनिंग को स्टॉप कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, या फिर उसके प्रोसेस को स्पेसिफिक वे से मॉडिफाई कर सकता है। अब हार्मोन्स के दो टाइप है। एक हार्मोन है जो रिसेप्टर्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है टारगेट सेल के, उसके साथ ही सिर्फ इंटरैक्ट करेगा। तो मतलब आपका ये टारगेट ऑर्गन है, सपोज टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा और वो हार्मोन सिर्फ उधर जाके इंटरैक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ आपके हार्मोन का। दूसरा वो है जो एक्चुअली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू वो हार्मोन अंदर घुस जाएगा और अंदर जाके वो न्यूक्लियस, जो जीन्स का न्यूक्लियस है उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो ये दो टाइप ऑफ हार्मोन है। एक जो आपके टारगेट ऑर्गन के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ सिर्फ इंटरैक्ट करे, और दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अंदर जाके न्यूक्लियस ऑफ जीन्स के साथ इंटरैक्ट करे। हाइपर सिक्रीशन, हाइपर मतलब ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होना, या फिर हाइपो सिक्रीशन मतलब कम अमाउंट में सिक्रीट होने की वजह से हार्मोन्स बहुत सारे डिसऑर्डर्स या डिजीजेस ला सकते हैं। ये हार्मोन्स अपने यूज के बाद मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब नष्ट कर दिए जाते हैं, और उसकी वजह से कोई भी हार्मोन रीयूज नहीं किया जा सकता। हार्मोन सेक्रेशन एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म थ्रू हमारे बॉडी में रेगुलेट किए जाते हैं। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की तरफ। तो जैसे मैंने आपको बताया, हार्मोन दो वे से हमारे बॉडी में एक्टिवेट करते हैं। एक होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है रिसेप्टर, उस पे अटैच होके वो अपना मैकेनिज्म दिखाएंगे, और एक है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू अंदर घुस जाएंगे। तो पहला बात तो ये याद रखना है कि हार्मोन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं टू अफेक्ट ओनली टारगेट ऑर्गन सेल्स। वो सिर्फ टारगेट ऑर्गन सेल को ही अफेक्ट करते हैं। भले वो ब्लड थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, बट वो जाके इंटरैक्ट किसके साथ करते हैं, सिर्फ टारगेट ऑर्गन सेल के साथ। और वो कैसे इंटरैक्ट करते हैं कि वो बाइंड हो जाते हैं अपने हार्मोन रिसेप्टर को। तो हर टारगेट ऑर्गन सेल के पास एक हार्मोन रिसेप्टर होता है जिसको हार्मोन जाके बाइंड होता है। अभी हार्मोन रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड हो सकता है जैसे कि यहाँ, या फिर सेल के अंदर जाके, दैट इज इंटरसेल्यूलर जैसे कि यहाँ। ठीक है, ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है वो बायोलॉजिकल चेंजेस लाता है उस टारगेट टिश्यू में। तो दो वे जैसे मैंने बताया था। तो पहला वे अभी हम स्टडी करेंगे, दैट इज मोड ऑफ हार्मोन एक्शन थ्रू मेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो हमारे बॉडी का ये एक्चुअली आपका एक ऑर्गन का ऊपर का मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है, ये आपके बॉडी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर पे ये ब्लू वाला हार्मोन आके अटैच हो रहा है। तो वो बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, वो ऑर्गन के अंदर नहीं जा रहा, सॉरी बॉडी के अंदर तो है, ऑर्गन के अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, उस पे अटैच होके अपना एक्शन दिखाएगा। तो ये फर्स्ट वे है। तो हार्मोन्स लाइक कैटेकोनमलाइंस, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। और आपको पता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना है, वो बना है लिपिड से। यदि ये हार्मोन्स लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, इसका मतलब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू उस टारगेट ऑर्गन के अंदर या टारगेट सेल के अंदर घुस नहीं सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, तो ये जो वाटर सॉल्युबल एक्चुअली हार्मोन है वो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसके साथ ही इंटरैक्ट करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटी बस ऊपर रह के ही शुरू कर देते हैं। मतलब उनको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऊपर रह के रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिससे वो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू कर देंगे।
तो मॉलिक्यूल्स लाइक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन, ये सब क्या होते हैं? ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड हार्मोन एक्चुअली लिपिड इनसॉल्यूबल हार्मोन्स है और इसलिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को जाके बाइंड हो जाएंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। एक बार रिसेप्टर को बाइंड हो जाएंगे तो बनाएंगे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब आपका हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एक रिसेप्टर को बाइंड हो जाएगा तो बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही वो बाइंड हो जाएगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो रिलीज करेगा एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। फिर और कौन सा एंजाइम रिलीज करने वाला है यहां से? एडिनाइलेट साइक्लेज। जैसे ही वो रिसेप्टर को बाइंड हो जाएगा टारगेट ऑर्गन के और वो रिलीज करेगा एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज। अब ये एंजाइम एक्चुअली साइक्लिक एएमपी बनाएगा। ये जो एंजाइम रिलीज हुआ है वो क्या बनाएगा? साइक्लिक एएमपी। जो सेल में एटीपी है, सेल के अंदर एक एटीपी होगा, उसको यूज करके वो क्या बनाएगा? साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी एंजाइमेटिक एक्शन को इनिशिएट करेगा, एक्टिवेट करेगा और ये साइक्लिक एएमपी बनते ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है शुरू हो जाएगा, दैट इज बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस दिखने लगेगा और उसके बाद उसमें फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये हार्मोन था ब्लू वाला वो फर्स्ट मैसेंजर था जो सिर्फ जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो रहा था, तो वो क्या था? आपका फर्स्ट मैसेंजर। सेकेंड मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी जो फर्स्ट मैसेंजर की जगह पे आ जाने के बाद ही रिलीज होता है, बनता है और वो फिर आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दिखाता है। तो आपका साइक्लिक एएमपी क्या है? सेकेंड मैसेंजर। दूसरे सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी की जगह CH2+, CGMP, IP3 ये सब भी हैं, ठीक है। तो कुछ जो ऑर्गन्स है ये सेकेंड मैसेंजर भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दिखते हैं और उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। नेक्स्ट मोड है हार्मोन एक्शन का हुआ है मोड ऑफ एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स। मतलब अब आपका कोई हार्मोन है जो आपके टारगेट ऑर्गन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाके अंदर एक रिसेप्टर पे ज्वाइन होने वाला है, ठीक है। तो पहला मोड क्या था? हार्मोन डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रिसेप्टर पे अटैच हो रहा था। अब क्या होगा? आपका हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाके अंदर उस ऑर्गन के अंदर सेल में जाके उधर एक जो रिसेप्टर है उसको जाके बाइंड होगा। तो जो स्टीरॉइड्स है, थायराइड हार्मोन्स है, वो एक्चुअली लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स है और इसके लिए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करके टारगेट सेल के अंदर जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म के पास। तो ये उसके साइटोप्लाज्म का पार्ट है जिसके अंदर ये जो आपका हार्मोन है वो घुस गया है। उसके बाद वो जाके एक स्पेसिफिक इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर प्रोटीन को ज्वाइन होता है। तो ये है आपका इंटरसेल्यूलर रिसेप्टर प्रोटीन जिसको जाके ये हार्मोन ज्वाइन होगा और बनाएगा रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स। अब वो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहां एंटर करेगा? न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल। न्यूक्लियस में एंटर करते ही वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा स्पेसिफिक रेगुलेटरी साइट ऑफ डीएनए। मतलब ये जब रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बाहर, वो कहां एंटर करेगा? न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। सेल के न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा, करेक्ट। सेल के न्यूक्लियस के अंदर घुसते ही वो डीएनए के पास जाएगा और डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट को जाके बाइंड करेगा। जैसे ही ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट को जाके बाइंड करेगा, वहां से ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए प्रोड्यूस होगा और ये ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए का काम क्या होगा? वो प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करेगा जिसकी वजह से एंजाइम्स इन साइटोप्लाज्म भी डायरेक्ट होंगे और इसकी वजह से क्या होगा? मतलब बेसिकली यहाँ क्या हुआ है? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर बना, फिर वो न्यूक्लियस में घुसा, फिर वो डीएनए के पास गया, एक पर्टिकुलर साइट पे ज्वाइन हुआ, फिर एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ। एमआरएनए क्या किया? पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस दैट इज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू दिखने लगा। अब ये एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं एक्चुअली फर्स्ट वाले वे से स्लोअर होते हैं। मतलब फर्स्ट जो मोड है जहां हार्मोन सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही जाके लग जाता है, ये वे में एक्शन बहुत जल्दी दिखता है। बट
ये जो सेकेंड मेथड है, जिधर हार्मोन सेल के अंदर चला जाता है, उधर जो है उसका एक्शन स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक उसका एक्शन रहता है. And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, hope but never accept. Look forward but never wait. That's all for today. Thank you. Stay tuned.